फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। इस लेक्चर में अपन इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करने वाले हैं। जैसा कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में क्या होगा कि ये हेल्पफुल होती हैं आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है उसकी बात कर लेते हैं अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, जिसको अपन जी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसके दो या तीन मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है कि पिक्नोमीटर बोतल मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पिक्नोमीटर बोतल है जिसका जो कैपेसिटी है वो 900 ml होती है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फर्स्ट जो है इसको एम्प्टी जो बोतल होती है उसका वेट कर लेते हैं, उसका मास ले लेंगे m1, ठीक है। फिर इसके अंदर ड्राई सॉइल फिल कर लेंगे, उससे m2 हो जाएगा इसका वेट। और फिर इसके अंदर जो एम्प्टी पिक्नोमीटर बोतल प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर, मतलब ड्राई सॉइल के अंदर वाटर ऐड करने के बाद में इसका जो मास लेंगे वो होगा m3। और फिर सबसे लास्ट में जो इसका एम्प्टी पिक्नोमीटर जो बोतल है उसके अंदर अगर अपन वाटर फिल करके इसका जो मास लेंगे वो m4 होगा। फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 mm डाया का जो होल होता है, वो होल क्यों होता है कि एक एयर का जो प्रेशर जनरेट हो जाता है इसके अंदर उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। ये और जो इसके अगर इसमें डेंसिटी बोतल यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, तो ये कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल दोनों के लिए यूज में ले सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। जबकि पिक्नोमीटर जो है वो ओनली कोर्स सॉइल के लिए यूज में आ सकता है, ठीक। अब डेंसिटी बोतल और इसमें पिक्नोमीटर बोतल में डिफरेंस क्या होता है वो आप यहाँ पर इस जो फिगर्स हैं इनकी हेल्प से देख सकते हैं। जो पिक्नोमीटर बोतल है उसके अंदर सिंपल एक सर्कुलर जो बार होगा उसके, और जबकि जो डेंसिटी बोतल है उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब लगी होगी, ठीक है, जिसके अंदर रबर कॉर्क से उसको इस क्लोजेट लगाते हैं इसका, और एक कलर्ड इसके अंदर जो भी अपने का जो सैंपल है वो फिल कर लेंगे अपन, और एक ग्लास का फ्लास्क होता है, ठीक है। वाटर लेवल बिफोर हीटिंग वगैरह इसके अंदर ये जो नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अपन बात करते हैं वाटर कंटेंट की, ठीक है। वाटर कंटेंट का यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन मेथड जो है, वाटर कंटेंट मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि जो वाटर कंटेंट है वो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100 इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन मेथड्स में है ओवन ड्राई मेथड हो गया, नेक्स्ट वन पिक्नोमीटर मेथड, थर्ड जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। जो इसके नेक्स्ट जो मेथड आएगा सैंडबाथ मेथड आ गया, एल्कोहल मेथड, इंफ्रारेड या टॉर्जन बैलेंस जिसको बोलते हैं, रेडिएशन मेथड लास्ट में आ गया। सबसे पहले अपन पिक्नोमीटर बोतल मेथड की बात करते हैं, जिसमें अपन ने देखा था अभी इमेज जो देखी थी जिसके अंदर पिक्नोमीटर बोतल दिखाई थी, वही सेम उसकी जो कैपेसिटी है वो 900 ml वो सब सेम रहेंगे। तो बस इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। ये जो है M2 माइनस M1, M3 माइनस M4, G माइनस 1, यहाँ पर G क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और बाकी जो है M2, M1, M3 एंड M4 इनके जो इंडिकेशन हैं वो सब सेम रहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर बोतल हो गया, मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर बोतल प्लस सॉइल हो गया, इसके अंदर सॉइल प्लस वाटर हो गया, और इन ओनली वाटर हो गया, ठीक है। दिस मेथड इज यूज फॉर कोहेजन लेस सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये ध्यान रखना, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। इसका रीजन भी है क्यों कोहेजन लेस सॉइल के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कोहेजिव सॉइल अगर होगी तो उसके अंदर जो है एयर जो एंट्रैप्ड एयर होगी उसका जो रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इस वजह से अपन इसको कोहेजिव सॉइल के लिए यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले जाकर के ये जो है मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड है। ये तो जैसे कि आपने देखा जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है, इसमें वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसको मास लिख लो क्योंकि जी से जी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो इसको मास लिख लो या वेट लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसके अगर अपन बात करें तो ये मोस्ट एक्यूरेट लैब मेथड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोस्ट एक्यूरेट होता है प्लस लैब मेथड होता है। अब इसके अंदर करते हैं क्या अपन, जो मोइस्ट सैंपल होता है जिसके अंदर वाटर कंटेंट एडेड होता है उसको अपन ओवन के अंदर प्लेस कर देते, एक कंटेनर के अंदर रख देते हैं, जिसका अपन फिर वेट कर लेंगे W1 या फिर इसका मास ले लेंगे M1, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके अंदर सोइल प्लेस कर देंगे, फिर इसका फिर से वेट ले लेंगे, M2 हो जाएगा। फिर वही सेम कंटिन्यू करेंगे, M3 एंड M4 ये इसका कंटिन्यू कर लेंगे।
जब और फिर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ये ध्यान रखने लायक, इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए टेम्परेचर जो है वो 105 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में रखना होता है। जो ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं उनके लिए 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। शुड नॉट बियॉन्ड 60 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर इससे ज़्यादा ले जाओगे टेम्परेचर को तो फिर ऑक्सीडेशन जो है ऑर्गेनिक मैटर्स का वो हो जाएगा, जिससे अपने को जो वाटर कंटेंट है उसमें जो उसकी रीडिंग्स जो है वो डिफरेंट मिलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और एक लास्ट बात करते हैं अपन, सॉइल जिसमें जिप्सम कंटेंट होता है कुछ, उसका टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। इसके अंदर 80 डिग्री से ज़्यादा क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा लेके गए तो फिर जो इसके अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर होता है, जो स्ट्रक्चरल वाटर भी बोलते हैं, उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल वाटर जो है उसका लॉस जो है उसको अवॉइड करने के लिए अपन इसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री के बिलो रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैंड बाथ मेथड की। सैंड बाथ मेथड में क्या है कि ये क्विक फील्ड मेथड है, ठीक है, और इसके अंदर भी रफ वैल्यू देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें करते क्या है कि जो मोइस्ट सोइल सैंपल होता है उसको सैंड बाथ में रख देते हैं, ठीक है। मोइस्ट सोइल सैंपल लिया अपन ने और इसको सैंड बाथ के अंदर रख दिया, तो सैंड बाथ के अंदर, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हीटिंग जो है, वो हीटिंग किससे करते हैं अपन, स्टोव से करते हैं। स्टोव से करते हैं इसका मतलब अपने पास में जैसे कि डिजिटल अगर कुछ होता तो उसके अंदर अपने को टेम्परेचर पता होता कि 110 डिग्री रखना है या फिर कुछ और रखना है, लेकिन स्टोव के अंदर क्या है, अपन टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये यहाँ पर लिखा हुआ देयर इज नो कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इन दिस मेथड, सो दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉइल्स के अंदर अपने को 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर रखना होता है, जबकि जो बाकी जो सॉइल्स हैं उनके अंदर अगर इससे कम में जैसे कि 60 डिग्री और 80 डिग्री से कम पर आ जाएंगे तो उनसे जो भी लॉसेज होंगे वो अपने को फेस करने पड़ेंगे, इसलिए अपन इसको इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए ही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सॉइल सैंपल लेंगे, सॉइल सैंपल के अंदर जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है उसको ऐड कर देंगे। उसको ऐड क्यों करते हैं अपन, ये ध्यान रखना एक तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो ऐड करते हैं। जो ऐड क्यों करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइंग। जो ड्राइंग हो रही होती है उसके अंदर जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इसके लिए मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज करते हैं। ये भी क्विक फील्ड मेथड है, यूज फॉर ओनली इनऑर्गेनिक सॉइल्स, फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है, ठीक है, मतलब मोस्ट एक्यूरेट तो नहीं देता है लेकिन फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो है क्विकेस्ट मेथड है, ठीक है, सबसे कम टाइम जो है इसी में लगता है। इसमें करते हैं क्या अपन, इसका जो इस मेथड में कि 4 to 6 ग्राम सॉइल सैंपल लिया, फिर सॉइल सैंपल को जो है उसके अंदर मॉइस्चर मीटर के अंदर रख देते हैं, और मॉइस्चर मीटर के अंदर क्या प्रेजेंट कराएंगे अपन, इसमें कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्यों कराते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एसिटाइलिन गैस जो है वो रिलीज करेगा। एसिटाइलिन गैस क्या करेगा, फिर बाद में जो गेज जो लगे होते हैं उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फिर इसके बाद में अपन गेज को कैलिब्रेट कर लेते हैं और उससे अपन वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर any type of soil, these results are fairly accurate, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए फील्ड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रेडिएशन मेथड, ठीक है। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, जैसा कि इसमें क्या होंगे, स्टील केसिंग्स लेते हैं अपन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में, ठीक है। तो इसमें स्टील केसिंग ली, एक स्टील केसिंग के ऊपर क्या होगा, एमिटर जो है, या इसमें कैप्सूल लिखा हुआ है उसको एमिटर भी बोलते हैं, ठीक है। एमिटर को इसके अंदर सॉइल सैंपल के अंदर लोवरिंग कर देंगे इसकी, ठीक है, एक्सकेवेशन करके, और दूसरी साइड में जो है उसमें डिटेक्टर जो है उसकी एक्सकेवेशन करके उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसमें जो प्रोसेस रहता है उसमें ये रहता है कि जो इसमें रिएक्टिव मटेरियल जो रहता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, कोबाल्ट 60 जो है वो रहता है, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 क्या करेगा, इससे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स एमिट हुए,
फिर यहाँ पर जो है जो मॉइस्ट सॉइल सैंपल है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके जैसे ये इससे स्ट्राइक करेगा न्यूट्रॉन इसके ऊपर, तो इससे लॉस ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। तो इससे अपन फिर इसको कैलिब्रेट करके जो वाटर कंटेंट है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड के अंदर इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑन साइट है या इन सिटू मेथड, जैसा कि आपको बताया कि अभी कहीं भी किसी भी सरफेस के ऊपर गए अपन, फिर उसके अंदर जो एक्सकेवेशन किया और उसके अंदर ये जो स्टील केसिंग से इनकी लोवरिंग कर दी, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये ऑन साइट और इन सिटू मेथड है। कलेक्शन ऑफ सैंपल, जैसे कलेक्शन ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड नहीं है तो इसमें अपना टाइम कम कंज्यूम होगा। वेरी कॉस्टली मेथड, कॉस्टली मेथड क्यों है कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपन, फिर इसके अंदर डिटेक्टर वगैरह लगा रहे हैं, तो ये सब अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। इन दिस मेथड द वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सोइल, सोइल है यहाँ पर सोल लिखा गया, गेट्स डिस्टर्ब्ड, ठीक है, क्योंकि अगर अपन इसकी लोवरिंग करेंगे एक्सकेवेशन तो इसके साइड वाले जो सोइल मोलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इन दिस मेथड रिजल्ट्स आर हायर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को मान लो कि जैसे कि आना चाहिए था वाटर कंटेंट 15%, लेकिन इससे हो सकता है 25% आए, इंक्रीमेंट होके ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सोइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है वो टोर्जन बैलेंस मेथड है। टोर्जन बैलेंस मेथड में क्या है कि ये जो फाइन सॉइल्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फाइन सॉइल्स हैं जैसे कि क्ले हो गई, इनके लिए ये क्या करती हैं, तो मॉइस्चर है उसको रीअब्जॉर्ब जल्दी से कर लेती हैं। इसमें होता क्या है कि मोस्ट मेनली सॉइल जो है वो ऐसी लेते हैं जिसके अंदर ड्राइंग और वेइंग जो है वो साइमल्टेनियसली चल रही हो। तो साइमल्टेनियसली तभी चल रही होती है जबकि एक बार ये ड्राई हुआ फिर से वापस से जल्दी से इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया मॉइस्चर को, ठीक है, रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इसके अंदर आईआर जो बल्ब है 250 वॉट का वो यूज करते हैं, क्यों? आईआर जो जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उनको एमिशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके आगे अपन बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, ठीक है। कंसिस्टेंसी होती क्या है कि कंसिस्टेंसी का सीधा सिंपल मीनिंग अगर अपन समझें तो ये है कि रिलेटिव ईज विद विच द सोइल कैन बी डिफॉर्म्ड, ठीक है, कितना ईजिली अपन सोइल का सैंपल लिया है अपन ने उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है अटरबर्ग्स कंसिस्टेंसी कर्व। तो अटरबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंसिस्टेंसी कर्व दिया था जिसके अंदर की इधर क्या है कि वॉल्यूम लिखा हुआ है इस जो ग्राफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जो ये आपको ये स्टेज दिख रही होगी इसके ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेज, सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक, फिर लिक्विड, ठीक है। बाकी जितनी भी हैं ये यहाँ पर जाएंगे अपन, तो इनके अंदर जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 1 स्टार, जो स्टार का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर सैचुरेटेड होगा और इसके बिलो अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पर पार्शियली सैचुरेटेड होगी सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक नोट है इसको ध्यान से पढ़िएगा। इफ सोइल इज पार्शियली सैचुरेटेड देन अप टू जस्ट सैचुरेशन एनी चेंज इन वाटर कंटेंट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सोइल और जो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी है। इसका मतलब ये है कि पार्शियली सैचुरेटेड अगर सोइल है और उसको अगर अपन सैचुरेशन तक लेके जा रहे हैं तो उस तक जो भी वाटर कंटेंट जो होगा उसके चेंज की वजह से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ जो सॉरी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी इनमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स की। कंसिस्टेंसी लिमिट्स में जो फर्स्ट लिमिट आती है वो आती है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल टेंड्स टू फ्लो, ठीक है। जैसा कि आप अपन इस अटरबर्ग्स कंसिस्टेंसी कर्व में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये है ये लिक्विड लिमिट को शो करता है, ठीक है, WL जो है इसको। और लिक्विड लिमिट की एक और डेफिनेशन अपन देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ऐसी लिक्विड लिमिट ऐसी वाटर कंटेंट होगा जिसके ऊपर अगर सॉइल में वो प्रेजेंट है तो वहाँ तक इसमें 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सीयर स्ट्रेंथ है वो कम से कम होनी चाहिए सॉइल सैंपल के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट को डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? लिक्विड लिमिट कैसे ग्राइंड एपरेटस होता है एक फर्स्ट जो अपन इस जो इमेज है उसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये कैसे ग्राइंड एपरेटस होता है। तो इसकी हेल्प से अपन
लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड लिमिट में बी डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच ए पार्ट ऑफ सॉइल, ठीक है, ए पार्ट ऑफ सॉइल इज कट बाय ए टूल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन फ्लोज टुगेदर बाय ए डिस्टेंस ऑफ हाफ इंच। मतलब जैसे कि आपने कोई भी सॉइल सैंपल लिया, उसको अगर कट करते हो इस स्टैंडर्ड टूल से, ठीक है, तो ये जो है ये हाफ इंच तक की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में, और वो कितने नंबर ऑफ ब्लोज में, जो हैमर जो है इसके जो ब्लोज लगाओगे आप राउंड, वो 25 नंबर ऑफ ब्लोज में, वेयर हाइट ऑफ फॉल इन ईच इज एडजस्टेड टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको कैसे करना है, apparatus हो गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लो इंडेक्स की। फ्लो इंडेक्स में क्या होता है कि जो कर्व होता है, जिसके अंदर इस फ्लो कर्व, इसके अंदर इसमें वाटर कंटेंट होता है, और इस पे लोगरिथम ऑफ जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं, ठीक है, एन एक्स, इसका जो डिटर्मिनेशन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर W1 हो गया, W2 हो गया, W3 हो गया, तो इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व विच रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विच इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जैसे कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट में इंक्रीमेंट होगा, वैसे वैसे सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है उसमें जो लॉस है वो कैसे कैसे शो होगा, उसके लिए अपन फ्लो इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फ्लो इंडेक्स जैसे कि W1 माइनस W2 डिवाइड बाई log N2 बाई N1, ठीक है। इसका एक मेथड होता है 1 पॉइंट मेथड, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है कॉन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, IS 2720, ये ध्यान रखना कि ये कौन सा IS कोड में दिया हुआ है इसका कॉन पेनिट्रोमीटर टेस्ट, ठीक है। ये सारे इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि ये इस पॉइंट से जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और या फिर मोस्टली इनर जो एंगल अगर पूछा जाए तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, वर्टेक्स। और इसकी जो डायमेंशन है वो 16 mm इसका जो डाया है, और बाकी जो ड्रॉप हैमर है उसका वेट 78.4 न्यूटन होगा। ये ड्राइविंग रोड बोलते हैं इसको, और इसकी जो लेंथ है वो देख सकते हो 575 mm होती है, और इसकी 1000 mm होती है। और इसमें हैंड ग्रिप भी होती है, जहाँ से अपन हैमर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। और डायनामिक पेनिट्रेशन, ठीक है, यहाँ से होगा। लिक्विड लिमिट इज टेकन एज दैट वाटर कंटेंट एट विच पेनिट्रोमीटर जो गिव्स पेनिट्रेशन ऑफ 20 mm इन सॉइल। मतलब आपने जैसे पेनिट्रोमीटर जो है वो सॉइल सैंपल के अंदर इंसर्ट किया है, आप बार बार कर रहे हो उसको, तो जब वो वाटर कंटेंट, जब तक आपको पेनिट्रेशन जो है वो 20 mm नहीं मिल जाएगा, तब तक आप उसमें या तो वाटर कंटेंट बढ़ाते रहेंगे, तो फिर उस वाटर कंटेंट को अपन बोलेंगे लिक्विड लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लास्टिक लिमिट की। प्लास्टिक लिमिट जैसे कि मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक से जैसे कि सेमी सॉलिड स्टेज के अंदर जा रही होती है, ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है प्लास्टिक, ठीक है। इसके अंदर इसको अपन बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट के अंदर क्या है कि जो सॉइल जो है वो प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी की कि डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं, मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसके ऊपर 3 mm डायमीटर का थ्रेड बन जाए। जैसे कि अपन ने सॉइल सैंपल लिया हाथ के अंदर, और इसके अंदर जो अगर 3 mm डायमीटर का थ्रेड बना सकते हैं अपन विदाउट एनी क्रैक ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कितने mm डाया का थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट beyond which further reduction in water content of soil does not lead to reduction in volume of the soil, because below shrinkage limit replacement of water takes by air, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वाटर तो बचेगा नहीं, ठीक है, तो क्योंकि जो सेमी सॉलिड से सॉलिड के अंदर जा रही है जो सॉइल जो है सैंपल। नेक्स्ट अपन श्रिंकेज रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। श्रिंकेज रेशियो का ये जो फॉर्मूला है इसको जरूर ध्यान रखना आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं पूछते हैं मोस्टली, ठीक है। रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जो ड्राई वॉल्यूम है इसी के रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं कि डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। जो ये सॉइल का वॉल्यूम था टोटल, इसमें से ड्राई सॉइल जब उस हुई तो उसका वॉल्यूम डिडक्ट करने पर जो डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग में, चेंज इन वाटर कंटेंट अबव द श्रिंकेज लिमिट, ठीक है।
ये श्रिंकेज लिमिट है, टोटल वाटर कंटेंट में से श्रिंकेज लिमिट घटाओगे तो इसका मतलब होगा कि अबव द श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, दैट मीन्स ये परसेंटेज में शो हो रहा है, ठीक है। श्रिंकेज इंडेक्स जो है वो अपन डिफाइन करते हैं प्लास्टिक लिमिट और जो श्रिंकेज लिमिट है इनकी जो डिफरेंस है उसको, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है लिक्विड लिमिट और जो प्लास्टिक लिमिट है इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या है, लिक्विड लिमिट के ऊपर जो वाटर कंटेंट होता है, और जो WN जो है यहाँ पर ये है नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है। नेचुरल वाटर कंटेंट जो होगा सॉइल सैंपल के अंदर जो भी लिया अपन ने उसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस किसके रेशो में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रेशो में, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है, लिक्विड इंडेक्स होती है जो नेचुरल वाटर कंटेंट होता है और जो प्लास्टिक लिमिट होती है, उन दोनों का डिफरेंस किसके रेफरेंस में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रेफरेंस में, ठीक है। इसको बोलेंगे लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप। अब इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ये IC जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स है, इन दोनों का एडिशन अगर अपन करेंगे तो ये 1 आता है, ठीक है। इससे कई बार कैलकुलेशन जो छोटे क्वेश्चन हैं ये जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जामिनेशन में, जैसे मतलब जिनमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है, तो उनके जो वो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे रिलेशंस पे बेस्ड होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टफनेस इंडेक्स है। टफनेस इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। इसका ये जो लिमिट है ये इसकी ध्यान रखना 0 to 3 होती है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसका फॉर्मूला तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, तो ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। डेंसिटी इंडेक्स क्या होती है, कि अपन क्यों काम में लेते हैं इसको, ठीक है। यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सोइल, ठीक है, कि वो कितनी, जैसे कोई भी कोर्स ग्रेन्ड सोइल है वो कितनी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, रिलेटिवली। जैसे 2 सॉइल सैंपल लिए अपन ने, ठीक है, इसके अंदर देख रहे हैं कि भाई इसके रेफरेंस में ये कितना कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसको जो फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई नोट, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, जहाँ पर ई क्या है, ई मैक्स, ई नोट जो है वो तो है नेचुरल वॉइड रेशियो, ई मैक्स जो है मैक्सिमम वॉइड रेशियो, और जो ई मिनिमम जो है वो मिनिमम वॉइड रेशियो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछ लेता है, स्फेरिकली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होती है उसके लिए मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना होगा। मैक्सिमम वॉइड रेशियो जो है वो होगा 0.91 और जो मिनिमम जो है 0.35। अभी ये जूनियर लेवल जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन है उनके अंदर ये तो पूछेगा नहीं कि कैलकुलेशन करवा के कि भाई ये आया कैसे, ठीक है, प्री एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर, तो ठीक है। तो ये आप सीधे सिंपल ध्यान रखना कि 0.91 और 0.35, कई बार इससे डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इट इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल देन वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी, बिकॉज क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है डेंसनेस है वो एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं अपन, ठीक। नेक्स्ट जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं अपन, सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी। चलो सेंसिटिविटी के बारे में पता करता हूँ। द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल represents of its sensitivity, which denotes the degree of disturbance of sample upon remolding of it may be defined as the ratio of unconfined compressive strength of soil in undisturbed state, जैसे कि इसको UCS बोलते हैं, UCS in undisturbed जो स्टेज होगी उसके अंदर टू द UCS in remolded state, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। और ये जो रीजन है इसका सेंसिटिविटी डिफाइन के मतलब कैसे हुई है, कि ये जो इसके अंदर रिमोल्डिंग वगैरह करी है अपन ने, इससे हुआ क्या, परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल सॉलिड अपॉन रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग जब करेंगे तो जब सोइल को डिफॉर्म करेंगे अपन किसी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सोइल सॉलिड्स हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दी एब्जॉर्ब्ड लेयर ऑफ सोइल सॉलिड्स, ठीक है। जो सोइल सॉलिड्स थे उनकी एब्जॉर्ब्ड लेयर्स जो लेयर्स थी उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनका रीओरिएंटेशन हो गया, मतलब कि पहले किसी एक फिक्स ओरिएंटेशन में थी, फिर इसके बाद में जैसे अपन ने रिमोल्डिंग करी तो इसका जो क्या बोलते हैं रीओरिएंटेशन जो है वो बदल गया, ओरिएंटेशन सॉरी। थिक्सोट्रॉपी में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सोइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इस लॉस, जो लॉस स्ट्रेंथ है उसको, ये लॉस स्ट्रेंथ जो है वो रिगेन कैसे होती है, आफ्टर ए टाइम, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि सोइल का जो
सैंपल पड़ा था उसके अंदर एक टाइम के बाद में अपन ने रिमोल्डिंग वाला जो सैंपल है वो यहाँ रख दिया, फिर इसके अंदर वो सेट होता जाता है, तो इससे क्या है कि इसकी जो लॉस स्ट्रेंथ जो है वो रिगेन होती जाती है, इसी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है, इसका सिंपल ध्यान रखना कि ये जो है रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट्स हैविंग साइज लेस देन 2 माइक्रोन, दैट मीन्स क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आप एक्टिविटी वाला। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है इंडेक्स प्रॉपर्टी कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी क्या है, लार्ज डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम विथ इंक्रीमेंट इन वाटर कंटेंट। मतलब कि वाटर कंटेंट अगर अपन बढ़ा रहे हैं तो जो वॉल्यूम है उसके अंदर डिक्रीमेंट होगा विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन प्रेशर। जो प्रेशर है उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट होना नहीं चाहिए। और इसको ऐसे भी डिफाइंड कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉरी डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब कोई भी सॉइल अगर कोलैप्स हो रही है तो उसके वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट होगा, वो उसी डिक्रीमेंट कितना हुआ उसको किसके रेफरेंस में, ओरिजिनल वॉल्यूम जो था सॉइल का उसके रेफरेंस में अगर डिनोट करना हो तो इसको बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, जिसमें डेल्टा वी जो है वो डिक्रीज इन वॉल्यूम है ऑफ सॉइल। ठीक है, एंड जो वी नोट है वो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। नेक्स्ट और जो लास्ट जो इंडेक्स प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो वो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। पार्टिकल साइज में क्या है कि इसके बेसिस पे अपन सॉइल को क्लासिफाई करें तो सॉइल मेनली दो टू टाइप्स की होगी, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, टाइप जो है कोर्स ग्रेन्ड में फिर टू टाइप्स होते हैं, ग्रेवल और सैंड। अब इनकी साइज देख लेते हैं हम। साइज जो है ग्रेवल की वो 4.75 mm से लेकर के 80 mm तक होती है। ठीक, सैंड की जो साइज है 0.075 mm टू 4.75 mm। सिल्ट की जो साइज है वो सिल्ट जो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो है उसका टाइप होगा, और एक क्ले है उसी का टाइप होगा। ठीक है, 0.002 mm से लेकर के 0.075 mm तक होगी। और जो लेस देन 0.002 mm से हैं, mm से छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको बोलेंगे अपन क्ले। ठीक है, अब अपन इसका डिटर्मिनेशन मेथड्स देखते हैं। डिटर्मिनेशन मेथड्स जो हैं इसके टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सीव एनालिसिस होगा, एक सेडिमेंटेशन एनालिसिस। फर्स्ट जो है सीव एनालिसिस, उसका वो फिर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। कोर्स या ग्रेवल सीविंग होती है, फाइन या जो अनदर पार्ट है इसका फाइन या सैंड सीविंग होगी। और जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो है पिपेट मेथड का और एक हाइड्रोमीटर मेथड का। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन बात करें जो सीव साइज जो है, सीव साइज का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जो सीव साइज है वो कैसे डिफाइन करते हैं अपन, जो इसके अंदर जो सीव के अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, उन ओपनिंग्स के बिहाफ पर अपन डिफाइन करते हैं। और वो ओपनिंग्स जो हैं वो स्क्वायर ओपनिंग्स होती हैं जिनकी साइज या तो में होगी या फिर माइक्रोन में होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। जैसे कि कई बार आपने पढ़ा होगा कि 9 माइक्रोन सीव है, 150 150 माइक्रोन सीव है, तो ये सब जो इनकी ओपनिंग्स की जो है साइज है उसी के बिहाफ पर अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इन मेथड्स के अंदर ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनका बेसिक ध्यान रखना कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड जो है वो यूज़ में लेते हैं। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब अगर अपन बात करें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, जिसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये पहले तो ये देख लेते हैं कि अपन शो क्या करता है। ठीक, इसके अंदर पार्टिकल साइज रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल साइज की रेंज क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं D60 रेशियो D10। ठीक है, D60 का मतलब है कि पार्टिकल हैं जो जो जिनकी साइज जो है 60% फाइनर हैं इससे। ठीक है, और इसके अंदर 10% फाइनर। ठीक है, ऐसे ही इसकी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की जो अगर अपन वैल्यूज देखें तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो है उसके लिए 1 होगी, और जो वेल ग्रेडेड सैंड है उसके लिए ग्रेटर देन 6 होगी, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल जो है उसके लिए ग्रेटर देन 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है उसका वो क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, पार्टिकल साइज जो कर्व है उसकी शेप कैसी है। ठीक है, तो
उसको बताया गया कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन, d30 का स्क्वायर टू द d60 इंटू d10, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 30% फाइनर पार्टिकल्स जो होंगे जिस साइड से, उसको बोलेंगे d30, ठीक है। और d60 और d10 का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो, ये जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, इसकी वैल्यूज जो है वो एक बार देख लीजिए आप। वेल ग्रेडेड सोइल जो है उसके लिए 1 2 3 होगी, और जो गैप ग्रेडेड सोइल है उसके लिए लेस देन ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये था आज के अपने लेक्चर का, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो थी वो यहाँ पर फिनिश होती हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड जो सॉइल स्ट्रक्चर हैं, सॉइल जो मिनरल्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आप समझदार हैं तो कुछ कर ही लेंगे बिना बोले ही। शेयर एंड सब्सक्राइब की बात जो है वो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।